नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश भर के मंदिरों में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और मंदिर में कान्हा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया गया है और हर तरफ कान्हा के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो दिखाई दे रहे हैं मंदिरों में। फिर चाहे मथुरा की बात हो, दिल्ली एनसीआर की बात हो, हर मंदिर की जहां की भी तस्वीर देखें वहां पे जन्माष्टमी की धूम है। और इधर लखनऊ से खबर, जहां स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा के नाम से एक पार्टी बनाई गई है और समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं की यह पार्टी है। तो सपा से नाराज नेता गोलबंदी करेंगे और लखनऊ में 10 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहां पे 10 सितंबर को रणनीति तय करेगा यह मोर्चा। तो समाजवादी पार्टी यानी सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने बगावत की थी और युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव और पीडी तिवारी ने भी बगावत की थी। तो समाजवादी पार्टी ने तीनों नेताओं को निष्कासित कर दिया था, बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा दिया था और अब समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले यही नेता, इन्होंने नई पार्टी बनाई है। नाम स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा के नाम से यह पार्टी बनाई गई है और मोर्चा के माध्यम से गोलबंदी की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी से नाराज नेता अब गोलबंदी करेंगे। तो लखनऊ में 10 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उसके जरिए क्या रणनीति इस मोर्चे की रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा, किसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि चुनाव 2024 से पहले एक तरफ तो समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ कुछ उनके बगावती नेता अब उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तीनों नेताओं को निष्कासित किया था और अब यही तीनों मिलके एक नई पार्टी बनाई है। बगावत करने वाले नेता जिन्होंने पार्टी बनाई। तो स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा के नाम से यह पार्टी बनाई गई है। मोर्चा के माध्यम से गोलबंदी की जाएगी और सपा से नाराज नेता अब गोलबंदी करेंगे। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, समाजवादी पार्टी से कुछ नेता जिन्होंने बगावत की थी, अब नया मोर्चा बनाने की तैयारी, ऐलान भी कर दिया 10 को बड़ा आयोजन। बिल्कुल निश्चित तौर पर तीन बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी। अगर हम समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप तिवारी, उसके अलावा ब्रजेश यादव जो कि युवजन सभा के अध्यक्ष रहे, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्णेंद्र तिवारी, ये वो नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। हालांकि पहले ही न्यूज़ वन इंडिया ने इनके बयानों को दिखाया था, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर, साथ ही साथ जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगातार खड़े हों, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विभिन्न बयान दे रहे हैं, चाहे वो रामायण को लेकर हो या उसके अलावा मंदिर मठों को लेकर हो या फिर विभिन्न मुद्दों पर लगातार उनकी तरफ से कहीं न कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी मामलों को लेकर इन नेताओं ने निशाना साधा था। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान पदाधिकारी हैं, जो लंबे वक्त तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा करने, साथ ही साथ उनको उचित प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था। हालांकि इन सभी चीजों को न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार दिखाया था, चाहे वो प्रदीप तिवारी हो, चाहे वो ब्रजेश यादव हो या उसके अलावा पूर्णेंद्र तिवारी हो। इन तीनों नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बगावत के कुछ ही दिन बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया था। हालांकि अब स्वाभिमान समाजवादी मोर्चे के नाम से इन लोगों ने अपना अलग मोर्चा बना लिया है और उस मोर्चे के जरिए 10 सितंबर को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को बुलाया गया है जो समाजवादी पार्टी में जो कहीं न कहीं खुश नहीं है या उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, या जो लगातार लंबे वक्त तक काम कर रहे थे लेकिन बावजूद इसके उनको पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जो कि उनको मिलना चाहिए था। तो कहीं न कहीं एक कोशिश जरूर होगी कि समाजवादी पार्टी को इसके जरिए से घेरा जाए। अब देखना यह है कि जब ये कार्यक्रम होता है तो इसमें कितनी संख्या में लोग भाग लेते हैं और समाजवादी पार्टी के और कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में आते हैं। हालांकि कहीं न कहीं जब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात, हाँ, पार्टी और भारतीय जनता
ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी बात है कि अब जो बगावत जिन्होंने की थी वो नया मोर्चा बना के गोलबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने की तैयारी की जा रही है और प्रदेश में मौजूदा समय में चल रही हैं 740 ई बसें। छोटे शहरों में भी 50 ई बसें चलाने की तैयारी सरकार कर रही है और राजधानी लखनऊ में करीब 150 ई बसें चलेंगी और प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में ई बस की सुविधा मिलेगी। इसमें लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में भी सबसे ज्यादा ई बसें चलेंगी। इसके अलावा नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो लखनऊ समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने की तैयारी सरकार कर रही है और प्रदेश में मौजूदा समय में 740 ई बसें चल रही हैं। तो लखनऊ समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने की तैयारी है और प्रदेश में मौजूदा समय की अगर बात करें तो 740 ई बसें हैं। छोटे शहरों में भी 50 ई बसें चलाने की तैयारी है। लखनऊ में करीब 150 ई बसें चलेंगी, यानी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलेंगी। इस पे ज्यादा जानकारी एसके वाजपेयी देंगे। एसके वाजपेयी, लखनऊ समेत 19 शहरों में अब ई बस चलाने की तैयारी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को स्मार्ट सिटी में बदल रही है। यही एक वजह है कि जो उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम हैं, उन सभी 17 नगर निगम में करीब 150 ई बसें दी जाएंगी। हालांकि 740 ई बसें वर्तमान में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब कोशिश कर रही है कि वो महानगर जो कि नगर निगम से अलग हैं या छोटे शहर हैं, वहां पर भी 50-50 ई बसेस दी जाएं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि ई बसेस के जरिए चीजों को आगे बढ़ाया जाए, शहरों के प्रदूषण को कम किया जाए, साथ ही साथ यात्रियों को भी सहूलियत दी जाए। क्योंकि ई बसों में जो नई इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो काफी सुविधा युक्त हैं, क्योंकि उसमें एयर कंडीशन के साथ ही प्रदूषण पूरी तरीके से नियंत्रित है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डीजल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और कोशिश की जाए कि जो शहरों में परिवहन सेवा है वो इलेक्ट्रॉनिक बसों के जरिए चले। हालांकि इन बसों को उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खरीद रही है। अब छोटे से बड़े शहरों में ई बसेस की व्यवस्था होने जा रही है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबर प्रयागराज से, जहां नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। जहां प्रयागराज में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पीयूसीएल की अध्यक्ष सीमा आजाद और पति विश्व विजय पर एफआईआर दर्ज की है। रितेश विद्यार्थी और उनकी पत्नी सोनी आजाद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष आजाद और अमिता शीरीन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सभी के खिलाफ अर्बन नक्सल के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस वक्त इस खबर पे हम लौटे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से खबर, जहां सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को बड़ी राहत मिली है। जमीनी विवाद मामले में रामेश्वर सिंह को यह जमानत मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता को यह जमानत दी है। तो सरकारी वकील ने याची की जमानत अर्जी का विरोध किया और याची का लंबा आपराधिक इतिहास है, जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं, यह हवाला भी दिया गया। तो कोर्ट ने मामले में साक्ष्य देखते हुए जमानत दी है। तो सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को बड़ी राहत मिली है। जमीनी विवाद मामले में रामेश्वर सिंह को यह जमानत मिली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता को जमानत दी है। हालांकि जमानत का विरोध भी किया गया। सरकारी वकील ने याची की जमानत अर्जी का विरोध किया था। याची की लंबा आपराधिक इतिहास है, जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं, यह हवाला भी दिया गया था। तो कोर्ट ने मामले में साक्ष्य देखते हुए जमानत दी है। और प्रयागराज से खबर, जहां नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। प्रयागराज में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीयूसीएल की अध्यक्ष सीमा आजाद और पति विश्व विजय पर एफआईआर दर्ज हुई है। रितेश विद्यार्थी और उनकी पत्नी सोनी आजाद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष आजाद और अमिता शीरीन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। उनके अलावा सभी के खिलाफ अर्बन नक्सल के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। रितेश विद्यार्थी और उसकी पत्नी
सोनी आजाद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी एटीएस ने सबसे पहले बलिया से एक महिला को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई थी। हालांकि उस पूछताछ में कई अहम तथ्य निकलकर सामने आए थे। मतलब सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले थे जहां पर पहले नक्सल प्रभावित इलाका रहा था, लेकिन पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में नक्सल जैसी कोई घटना नहीं है। सभी जिले सामान्य स्थिति में चल रहे थे। हालांकि जब एटीएस को इसकी जानकारी हुई तो एनआईए को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद एनआईए ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग 8 स्थानों पर छापे मारे थे। प्रयागराज के 7 लोगों को उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया था, जिसमें चाहे वो सीमा आजाद हो या उनके पति विश्वविजय हो, रितेश विद्यार्थी हो, ये वो नाम है जिन समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इन पर आरोप है जो एनआईए को प्राथमिक जांच में इनके पास से तथ्य मिले हैं, जो सबूत इनके यहां से इकट्ठे किए हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसा साहित्य भी एनआईए को इनके स्थानों से मिला था, जिनकी विश्लेषण करने के बाद अब एनआईए ने इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर आरोप है कि अर्बन नक्सल के जरिए सत्ता को कहीं न कहीं ये डिगाना चाहते थे और सत्ता के खिलाफ लगातार अंदर खाने ये काम कर रहे थे, क्योंकि जो इनकी गतिविधियां थी वो सीधे तौर पर अर्बन नक्सल के तहत थी, जिसके तहत एनआईए इनके खिलाफ अब एक्शन लेने जा रही है। तो कहीं न कहीं एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से और एनआईए की तरफ से कि जो भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होगा उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से, जहां 7 साल बाद लखनऊ महोत्सव कराने की तैयारी की जा रही है। 2017 से राजधानी में बंद है लखनऊ महोत्सव और लखनऊ कमिश्नर ने जिम्मेदार विभागों की बैठक भी बुलाई है। 8 सितंबर को शाम 4 बजे बैठक होगी और लखनऊ महोत्सव के स्थल चयन पर फैसला लिया जाएगा। तो लखनऊ महोत्सव को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2017 के बाद से ये महोत्सव नहीं हुआ था और 7 साल बाद लखनऊ महोत्सव कराने की तैयारी है। 2017 से राजधानी में लखनऊ महोत्सव बंद है और लखनऊ कमिश्नर ने जिम्मेदार विभागों की बैठक बुलाई है। 8 सितंबर को शाम 4 बजे बैठक होगी और स्थल चयन पर फैसला लिया जाएगा कि किस जगह पे इस आयोजन को किया जाए। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र से यूपी को 17,939 करोड़ की विशेष सहायता मिली है और पहली किस्त के रूप में 11,259 करोड़ रुपए यूपी को मिले हैं। केंद्र ने 50 साल के लिए यूपी को ब्याज रहित ऋण दिया है। उद्योग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, गृह समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए खर्च होगी यह रकम। आवंटित धनराशि का 75% उपयोग हो जाने पर मिलेगी दूसरी किस्त। तो लखनऊ से खबर, जहां केंद्र से यूपी को 17,939 करोड़ की विशेष सहायता मिलेगी और पहली किस्त के रूप में 11,259 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले हैं और केंद्र ने 50 साल के लिए यूपी को ब्याज रहित ऋण दिया है। और यूपी में सावन महीने का शराब व्यापारियों पर असर दिखा है। सावन में शराब से कमाई घटी है। वित्त मंत्री ने पेश किया है लेखा जोखा और पिछले साल के मुकाबले इस बार राजस्व घटा है। आबकारी विभाग का राजस्व 18.19 करोड़ रुपए घटा है। तो सावन में शराब की जो बिक्री है वो घटी और उसका लेखा जोखा भी पेश किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सावन महीने का शराब व्यापारियों पर असर दिखा है और सावन में शराब से कमाई घटी है। वित्त मंत्री ने लेखा जोखा भी इसका पेश किया। आबकारी विभाग का राजस्व 18.19 करोड़ रुपए घटा है और यूपी में सावन का शराब कारोबारियों पर, व्यापारियों पर सीधा असर पड़ा और सावन में शराब से कमाई घटी, चूंकि पवित्र मास सावन का होता है और उसमें शराब का सेवन कम किया गया और यही वजह है कि कमाई घटी। इसमें पिछले साल के मुकाबले इस बार राजस्व घटा है। तो आबकारी विभाग का राजस्व 18.19 करोड़ रुपए घटा है और यूपी में सावन का शराब व्यापारियों पर असर जो है वो सीधा देखा गया।
संदीप, इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। संदीप, यूपी में सावन महीने का शराब व्यापारियों पर सीधा असर पड़ा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से सावन का 2 माह था इस बार, और सावन के 2 महीने में कहीं ना कहीं वित्तीय लेखा में असर पड़ा है, देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से इसका लेखा जोखा जो तैयार किया है आबकारी विभाग ने, उसमें साफ तौर पे कमी देखने को है। जिस तरीके से अगर वर्ष 2022 और 23 की अगर बात करते हैं अगस्त माह की, जिसमें जो है बात करते हैं तो 13.24 करोड़ रुपए का राजस्व जो है बढ़ा हुआ था। वहीं अगर 23 और 24 के अगर राजस्व की बात करते हैं तो लगभग 1,42,43,000.82 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो कम हुआ है। तो यानी कि जो पिछले बार की अगर हम बात कर ले और इस बार की तुलना अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा नुकसान देखने को मिला है राजस्व में। क्योंकि जो सावन का 2 महीना था, उस 2 महीने में बहुत से लोग जो हैं वो शराब से दूर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सावन में शराब व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ा। और लखनऊ से खबर, जहां गौशालाओं में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार सभी गौशालाओं में गौ की पूजा करेगी और गायों को गुड़ केले खिला के गौ सेवा की जाएगी। एक संदेश देगी बीजेपी कि लोगों में गौ सेवा के प्रति जागरूकता ताकि फैले, जिम्मेदारी की एक भावना भी जगाई जाएगी। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौर को निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी गौशालाओं में अब तैयारी की जा रही है। और खबर लखनऊ से, जहां पारा थाना क्षेत्र में दबिश देने गई पुलिस टीम से अभद्रता की गई। 2 महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की हुई। लोन रिकवरी के मामले में दबिश देने गई थी पुलिस टीम और सरकारी काम में बाधा और अभद्रता का मामला अब दर्ज किया गया है। तो 2 महिला कांस्टेबल के साथ यहां पे बदसलूकी की गई, अभद्रता की गई। इसका वीडियो भी सामने आया। और यूपीपीसीएल के टेंडर में बैंक गारंटी घटाने के फैसले पर उठे सवाल चूंकि उठ रहे हैं और नियम बदलकर मीटर टेंडर पाने वाली कंपनियों को बैंक गारंटी में राहत दे दी गई है। नए आदेश के मुताबिक 10% की जगह 3% बैंक की गारंटी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के टेंडर को लेकर विरोध। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से जारी हुआ है टेंडर। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल। उच्च स्तरीय जांच कराने की हो रही मांग। यूपीपीसीएल ने यूपी में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी उपभोक्ताओं के परिसर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर निजी घराने के मिल जाने के बाद पावर कारपोरेशन ने इन घरानों को बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर फिलहाल पावर कॉरपोरेशन ने चुप्पी साधी है। आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर का टेंडर पाने वाले निजी घरानों से 10% धनराशि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कराने के पूर्व के फैसले को दरकिनार कर गारंटी राशि 3% कर दी गई है, जिसको लेकर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है इस बात को मैं लगातार उठा रहा हूँ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो टेंडर जो 4G तकनीकी का ले रहे हैं, अभी 4 साल भी नहीं बीतेगा, इसको 5G में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट नहीं करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल आपने देखा होगा ESL जो है 2G तकनीकी के मीटर को 4G में कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो 12 लाख मीटर लगे हैं। अभी कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टीम आई थी, वो भी इसको लेकर परेशान थी। अब सबसे बड़ा बात यह है कि 3 से 10% जो भारत सरकार ने कहा भाई GST इसको लेना है, जो आपका BG है, इन्होंने पहले 3% का ऑर्डर किया। इसके बाद 10/7 जुलाई में पूर्वांचल ने ये ऑर्डर अपना संशोधित करते हुए LY में संशोधन किया और कहा कि आप 10% BG जमा करना है, बैंक गारंटी जमा करना है। ये ऑर्डर जारी हो गया। यूपीपीसीएल के इस फैसले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग सीएम कार्यालय से भी की गई है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के इस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि उद्योगपतियों के दबाव में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए निदेशक मंडल ने ये फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई बड़ी समस्या मीटर में आने अथवा प्रोजेक्ट असफल होने पर ये निजी घराने खुद को दूर कर लेंगे। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि ये फैसला न तो उपभोक्ता हित में है, न ही प्रबंधन के हित में। प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए 10% की गई थी गारंटी राशि। अवधेश वर्मा ने बताया कि जुलाई 2023 में कॉरपोरेशन ने निजी घराने की पूरी जवाबदेही परियोजना के पूरी होने तक बनी रहे।
इसलिए परफॉर्मेंस गारंटी को कुल अनुबंध राशि का 10% किया गया था। 24 अगस्त 2023 को कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो 10% थी उसे बदलकर 3% कर दिया, जबकि पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर का टेंडर पाने वाले जीएमआर ग्रुप को 10% परफॉर्मेंस गारंटी जमा करने का आदेश भी जारी कर दिया था। अब जीएमआर ग्रुप जो पहले 238 से 273 करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी थी, अब घटकर मात्र 71 से 82 करोड़ रुपए रह गई है। प्रोजेक्ट की सफलता को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में अपनी गाइडलाइन में बदलाव किया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एक और फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर। हालांकि आरडीएसएस योजना के तहत उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न डिस्कॉम में अलग अलग ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।